हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रियल नंबर्स जो कि आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही कीमती चैप्टर है। और कीमती क्यों है? ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट में भरा हुआ है, तो थोड़ी सी आपका ध्यान हो जाए तो ये पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या सेट दिखाना है आपको? थोड़ी सी प्रीवियस वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है। चलो मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसका कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स लगाएंगे, फिर आज का ये जितना भी पोर्शन है आज ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज़ रियल नंबर? सो आप नंबर्स के बारे में पहले से ही जानते हो। रियल नंबर्स हम किसको कहते हैं? सो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स। सेट क्या होता है? इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। अच्छा, ऑल नंबर्स में सर क्या आते हैं? ऑल नंबर्स में तुम लोग ये सब जानते हो, नेचुरल नंबर्स आते हैं जिसको हम n कहते हैं, n के नाम से डिनोट करते हैं। होल नंबर जिसको w के नाम से करते हैं, इंटीजर जिसको प्लस z और माइनस z में करते हैं। यानी कि ये पूरा z है, उसके बाद इसको दो हिस्से में डिवाइड किया गया। दो हिस्से में क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि इसमें आता है पहला ये, यानी कि एक पॉजिटिव साइड लेता है, एक नेगेटिव साइड लेता है। मतलब जीरो से जो नंबर लाइन होता है इस तरफ से हम इसको पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, ये आप सब जानते हो, और हम इसको इंटीजर्स के नाम से डिनोट करते हैं। और ये हम इसको नेगेटिव कहते हैं, जो कि नेगेटिव नंबर्स होता है, सो नेगेटिव इंटीजर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रेशनल नंबर। रेशनल आप सबको पता है कि जो p/q फॉर्म में होता है हम उसको रेशनल नंबर कहते हैं। हाँ, और एक अच्छा वाला कंडीशन होता है जिसको हम डिनोमिनेटर जो q होता है ना, q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तब भी हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। और जिसको हम q के फॉर्मेट में डिनोट करते हैं, हम उसको शॉर्ट में q लिखते हैं। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर, जो कि आप 9th क्लास से पहले ही पढ़ चुके हो। इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? q डैश। सो ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़े हो और बहुत अच्छे से आपको याद होगा। जो भी थोड़ी बहुत याद नहीं होगा, थोड़ा आप उसको रिवाइज करने से और भी क्लियर हो जाओगे। ओके, सो ये पूरा नंबर्स मिला के ये आपका रियल नंबर्स का सेट बनता है। और हम रियल नंबर को क्या डिनोट करते हैं? दैट इज कैपिटल R। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट केस, सो ये जो नंबर है, हाँ, ये तक बताइए, आपको एक डेफिनेशन बताया और भी उसका डेफिनेशन है। अच्छा, डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा, मैं यहीं पे उसको लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा सब एक साथ ही दिख जाएगा, अच्छा लगेगा फिर उसके बाद। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि रियल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? द रियल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो हम इस दोनों को मिला के हम और क्या कह सकते हैं उसको? दैट इज दिस पोर्शन इज नोन एज रियल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल R में डिनोट करते हैं। तो ये रहा आपका रियल नंबर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो जो कि आपको बहुत पहले से ही याद है, थोड़ा अभी उस अच्छे से आपको याद दिला दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आता है? इसका हम 10th क्लास का जो पोर्शन होते हैं थोड़ा उसको भी देखते हैं, उसमें क्या है आपका रियल नंबर्स में क्या आपको करना पड़ेगा अभी। अच्छा, सो रियल नंबर्स में ये आपका यहाँ पे पहला कंडीशन आता है, जो पहला थ्योरी आता है, हम उसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? 9th क्लास के बारे में, ये यूक्लिड्स के बारे में जो मैथमेटिक्स से अंदर थे यूक्लिड्स, आप उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। मेरे को जितना दूर पता है आप 9th क्लास में उसको अच्छे से पूरा याद से पढ़ लिए होंगे। तो हम जिसको कहते हैं यूक्लिड्स। फिर यह आता है डिवीजन और लेमा, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली कुछ डिवीजन के बारे में ही बात कर रहा है। अच्छा, क्या डिवीजन है? यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कोई 2 या 3 ठो नंबर दिया जाएगा कि उससे भी मोर देन नंबर, जिसमें आपको बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको उसका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा।
अच्छा सर, HCF तो आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यस सर नो। और HCF को और भी एक कहते हैं, उसको याद रख लो, HCF को और भी एक नाम से डिनोट करते हैं जिसको हम कहते हैं GCD। GCD का मतलब क्या होता है? उसको कहते हैं हमको यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, GCD। क्लियर? ओके। तो यह हमारा नहीं है, कंसेप्ट जो है यहाँ पे है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमको क्या करना पड़ता है। चलो उसको थोड़ा देखते हैं। ये जो कंसेप्ट है बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से सुनो इसको। तो ये आपका कंसेप्ट जो है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका फंडामेंटल देखते हैं कि ये एक ऐसा यूनिक अरिथमेटिक फॉर्म है, ऐसा यूनिक अरिथमेटिक फॉर्मूला है जिसमें हमारा पूरा HCF को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसमें पूरा HCF आपको पूरा अच्छे से बन जाएगा। क्या है बन जाएगा सर? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि A और B। ओके, उसको बाद में बताता हूँ, पहले उसके कंडीशंस वगैरह सब लिख लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। सो ये आपका टोटल फॉर्मूला है जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही कहते हैं कि इस फॉर्मूला के वजह से हमको यहाँ पे इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्रूव करके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमको पूरा का पूरा जो ईडीएल मेथड में जो आएगा, उस शॉर्टकट में ईडीएल कहते हैं, जो भी क्वेश्चंस आएगा हम इसमें ही लगाएंगे। ठीक है, चलो। सो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये क्या है A B Q R, ये सब क्या है एक्चुअली। सो पहले हम बता देते हैं कि A और B, A एंड B, ये जो दोनों है, ये एक्चुअली ये दोनों क्या है बताओ? ये दोनों आपका नंबर्स हैं। मैं अभी यहाँ पे 2 नंबर के बारे में दिखाता हूँ। आप पहले ये जो फॉर्मूला है इसको पहले 2 ही नंबर में पुट करेंगे, यानी कि आपका जितना भी नंबर हो, अप टू n नंबर्स अब हो, 10 नंबर्स दिया गया कि 4 नंबर्स दिया गया कि 5 नंबर दिया गया, लेकिन पहले आपको 2-2 ही करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A एंड B, फिर अगर C दिया जाएगा तो A B का जो भी HCF निकलेगा उसको C में पुट करना है। इस तरह से आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस करके जितना तक आपको नंबर दिया जाएगा, जितना ठो नंबर दिया जाएगा, अब उस नंबर को अच्छे से क्लैरिफाई करना पड़ेगा, अच्छे से उसको करके उसका आंसर आपको HCF निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले से आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो A और B है, ये 2 नंबर आपको गिवन दिया जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा A ग्रेटर देन B। देखो अच्छे से क्या आएगा, A ग्रेटर देन B। जो 2 नंबर लिखोगे, ग्रेटर वाला साइड यहाँ पे रहेगा एंड द स्मॉलर पार्ट इज यहाँ पे प्लेस होगा, जो कि A से स्मॉलर होगा। हाँ, और ये जो A ग्रेटर देन B है, ये बस इसी के लिए है, इस फॉर्मूला के ये सेटिस्फाई है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट केस, हियर Q is your quotient and R is the remainder, and Q and R be your unique part, Q and R be your unique number भी कह सकते हैं, जिसको हम इस फॉर्मूला के वजह से ही हमको मिल सकता है, वो भी रेस्पेक्टिव नंबर लाइक A एंड B। A और B में अगर कोई भी 2 नंबर दिया जाएगा, अगर हम उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको जो Q और R मिलेगा वो एक यूनिक होगा। और यूनिक किस लिए होगा, किसके वजह से होगा? यूनिक जो नंबर आपको दिया जाएगा, यानी कि A और B के लिए ही वो यूनिक होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सो और एक कंडीशन है यहाँ पे, 0 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन B, यानी कि जो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो 0 के से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के साथ इक्वल रहेगा। और जो B है, यानी कि B हम यहाँ पे लिए थे, वो B रिमाइंडर से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा सर आप Q तो क्वेश्चन बता दिए, R रिमाइंडर बता दिया, लेकिन A और B के बारे में तो कुछ बता ही नहीं। यहाँ पे सुन लो कि हम A को यहाँ पे लेते हैं डिविडेंड, क्या लेते हैं? डिविडेंड। B को क्या लेते हैं? डिवीजर। नेक्स्ट Q इज योर क्वोशेंट एंड R इज योर रिमाइंडर। गॉट इट? सबको समझ में आया?
आर को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अच्छा शायद ये जो मैं बोलते बोलते कुछ लिख गया, ये तुमको कुछ पता है, ध्यान में आ रहा है ये क्या है? ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है, जिसको हम 6, 7, 8 क्लास में हम उसको बार बार रिपीटेडली पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लगा के स्ट्रांग भी हो चुके हैं, जो कि मेरे को पता है आप लोगों को अच्छे से आता है। सो ये यहाँ पे सेम टू सेम मैच कर रहा है। यहाँ पे हम और भी इजी करने के लिए इसको इस तरह से इस कंडीशन में अप्लाई किए हैं, जिसको डिविडेंड को ए कहते हैं, डिविजर को बी कहते हैं, क्यूसेंट को क्यू में लगाते हैं और रिमाइंडर को आर में लगाते हैं। तो अभी भी बोल सकते हो क्या? अभी देखो हम जितना भी तक डिवीजन किए हैं 6, 7, 8 क्लास में, बताओ कभी भी देखे हो डिविजर डिविडेंड से छोटा है, सॉरी डिविजर डिविडेंड से बड़ा हुआ है कभी नहीं। डिविजर ऑलवेज स्मॉलर होगा देन डिविडेंड, यानी कि यहाँ पे आपका डिविडेंड बड़ा होगा और डिविजर छोटा ही रहेगा देन डिविडेंड। समझ में आ रहा है? चलो ये फॉर्मूला आपको खाली बताने के लिए बोला था, इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। ओके सो जितना तक लग रहा है कि ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो इसके ऊपर और क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या माजरा होता है, इसका कितना सोल्यूशन निकलता है। सो इस प्रोसेस में हमको पहले तो क्या निकलना पड़ेगा, इस प्रोसेस में हमको पहले से अच्छे से करने के बाद हमारा यहाँ पे HCF फाइंड आउट होता है। क्या होता है? HCF, वी हैव टू फाइंड आउट HCF बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि सपोज एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 36 and 24, फाइंड द HCF ऑफ 36 and 24। जैसे कि आपको पता है आप 36 और 24 का HCF कैसे निकालते थे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कोई भी इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली दिया गया है यू हैव टू यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से ही आपको ये प्रोसेस करना है, नहीं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाउ टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इज दैट क्लियर? चलो अब प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि आपको बताया हमको पहले डिविडेंड और डिविजन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिविडेंड डिविजर कौन होगा, और भी बता चुका हूँ यहाँ पे कि A ग्रेटर देन B होगा। सो इसके वजह से आपको क्या समझ में आया कि ये आपका A होगा और 24 आपका B होगा। 36 आपका क्या आ जाएगा? A और 24 क्या आ जाए आपका? B। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सो वी कैन पुट 36 as place of A, next 24 as place of B, yes or no? Next, so what is Q or Quotient? So we have to find that Q. So by divide this process, 24 into 1 24 plus 12, रिमाइंडर प्लस में इतना आ गया। जिस तरह से ऐसे करते हैं भाई, ये आता है 24 24 1 24, जैसे ये होता है, बस वैसे ही लगा लिया। बस खाली इतना हुआ कि मैं उसको थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा री इनोवेशन किया, जो आपका मैं नहीं किया, जो मैथमेटिशियन करके दिए हैं बुक में जो लगा के बैठे हैं ना, उसको थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा और समझने के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। सो अभी आ गया क्लियर? चलो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे तो HCF नहीं आया और मैं उसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं किया अभी तक कि आपको एक ही स्टेप करना है कि उसका ऊपर बार बार स्टेप बनाना है। यहाँ पे इतना याद रखो, जब तक यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, तब तक आपको प्रोसेस रिपीटेडली बार लगाना पड़ेगा। आप उसको करते जाओगे जब तक आपका 0 नहीं निकलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तो देखते हैं कहाँ हमारा 0 निकलता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। और एक बात, अगर 0 निकलेगा तो हमको तो सेकंड स्टेप बनाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इतना ध्यान रखो, आफ्टर फर्स्ट स्टेप जो भी सेकंड स्टेप में आपको लिखोगे, तो ये जो डिविजर है और ये जो रिमाइंडर है, डिविजर बिकम्स ट्रांसफर टू द प्लेस ऑफ डिविडेंड, यानी कि 24 जो फर्स्ट
स्टेज में डिवीजर के काम कर रहा था, अभी ये डिविडेंड का काम करेगा। और 12 जो आपका रिमाइंडर काम कर रहा था, अभी वो सेकंड स्टेप में डिवीजर के लिए काम करेगा। अभी आप देख सकते हो 12 इंटू 2 दैट इज 24 प्लस 0 हो गया। तो अभी आप बोल सकते हो कि सर ये रिमाइंडर यहीं पे 0 हो गया, यानी कि हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेटिस्फाई हो गया, हाँ कि नहीं? देखो आपके सामने आंसर है। और सर व्हाट इज HCF? So HCF of these two number is 12. HCF of these two number is 12. जो आपका डिवीजर के प्लेस में रहेगा वही आपका HCF होगा, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हम उसको कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट केस। हाँ, और एक बात, ये जो कंडीशन है थोड़ा देख लेते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं, फिर होगा क्योंकि यहाँ पे HCF निकला है 0 निकला है तो सेटिस्फाई तो होगा, लेकिन थोड़ा और भी खुद को थोड़ा साफ बनाने के लिए हम वेरीफाई भी कर लेते हैं हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हम जो भी आंसर किए हैं यहाँ पे उसके हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं। यहाँ पे 0 लेस देन R हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 12 दिया है। तो हमको पता है कि जो भी रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या आया? 12। अच्छा, ये जो 12 रिमाइंडर आया, ये क्या हुआ है? यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आया है ये 0 से बड़ा है। हाँ श्योर सर, 0 से बड़ा है। सो 0 लेस देन 12, और ये 12 बी यानी कि डिवीजर से छोटा है, ये भी आपको पता है। चलो सेटिस्फाई किया। हाँ, यहाँ पे 2 ठो केस था, एक इक्वल का केस था, एक लेस देन का केस था। तो यहाँ पे लेस देन लगेगा। फिर यहाँ पे देखो 0 इक्वल्स टू रिमाइंडर में क्या आएगा? 0 लेस देन 12। देखो ये दोनों के सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? दोनों के सेटिस्फाई हुआ। यहाँ पे जो हम लेस देन इक्वल लगाए थे तो पहले स्टेप में लेस देन हुआ, फिर सेकंड स्टेप में जैसे उसका सॉल्व हो गया, जैसे रिमाइंडर 0 निकल गया, सो 0 इक्वल टू 0 हो गया। इज दैट क्लियर? चलो ये हो गया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लगाते हैं थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए आपको, और भी एक एग्जांपल लगा के देखते हैं किस तरह से होता है। हाँ, इसको थोड़ा याद रख, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आएगा, ठीक है? और जितना भी कंसेप्ट बोला आपको थोड़ा अच्छे से उसको मेमोराइज करना है, नहीं तो आपको बाद में ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं सर ने बताया नहीं था कि हम उसको मेमोराइज नहीं किए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। फाइंड आउट द HCF फॉर 55 एंड 42। अच्छा, ये एक्चुअली जो आपका NCERT बुक में दिया गया है एग्जाम्पल, मैं उसी को ही कर रहा हूँ। प्रोसेस देखते हैं कैसा होता है, फिर ये किस तरह से सॉल्व होता है, कितना स्टेजेस लेता है ये सॉल्व होने के लिए। सो जैसे आपको बताया था, इन दोनों में से पहले आपको क्या फाइंड करना है? A एंड B, और ये आप अच्छे से पता चल गया अभी। सो A वाला कौन सा होगा? जो ग्रेटर पार्ट होता है। सो 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 10, यानी कि 420 प्लस 35। ये कैसे हुआ समझ में आया? तो दिस टू आर द यूनिक नंबर्स फॉर दिस 2 नंबर। ये फॉर दोनों के लिए ये यूनिक नंबर होता है। ये तो इसी के वजह से हम ये समझ पाए कि ये जो क्यूसेंट और आर के प्लेस में जो 2 नंबर आए ये उसका यूनिक नंबर है। ये केवल 455 और 42 के अंदर ही आएंगे। आप किसी और नंबर में ये दोनों नहीं लगा सकते, चाहे तो ट्राई करके देख लो। ये दोनों नंबर केवल इसी नंबर के लिए ही सेटिस्फाई होंगे, ठीक है? यानी कि ये नंबर क्या है? एक डिविडेंड में आता है, एक डिवीजर में आता है। चलो फिर जैसे बताया था, जितना तक ये रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक हमको क्या बार बार उसको रिपीट करना है, तो प्रोसेस रिपीट होगा। तो जो डिवीजर प्लेस में होगा वो डिविडेंड हो जाएगा, यानी कि 42, और जो 35 था रिमाइंडर के प्लेस में ये आ जाएगा किस नंबर पर? डिवीजर पर। और हम उसको क्या ये कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद? +7। देखो फिर भी नहीं आया। पहले वाला जो एग्जांपल किया था वो तो 2 ही स्टेज में हो गया, लेकिन ये 2 स्टेप के बाद भी नहीं हो रहा है। तो यानी कि हमको ये जो फिर से भी 3rd स्टेप लगाना है। तो ये जो 35 है ये 35 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 7 था रिमाइंडर में हम उसको यहाँ पे लगा देंगे।
सो अब आ गया, शायद लग रहा है आ गया होगा। ये 7 × 5 दैट इज 35 दैट इक्वल्स टू 0। यस और नो, समझ में आया? अच्छा, अभी बताओ कि उसका HCF क्या है। मैं आपको बता दिया था कि HCF उसका क्या होगा, तो आप लोग मेरे को अभी बताओ कि उसका HCF क्या होगा। सो HCF ऑफ दिस नंबर इज 7, बताया था ना, क्योंकि इसका जो भी लास्ट प्लेस में जो जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा उसी प्लेस में आपको देखना पड़ेगा, उसी लाइन में आपको देखना पड़ेगा कि डिविजर के प्लेस में कौन है। सो डिविजर के प्लेस में 7 है। सो 7 इज अवर HCF, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। क्लियर? मेरे को लगता है जितना कि आपको अच्छे से आ गया है और थोड़ा उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब भी आप उसमें थोड़ा खुद को थोड़ा और भी शार्प बना सकते हो। चलो, सॉरी यहाँ पे भूल गया उसको थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए। ओके ठीक है, अभी आप उसको देख लोगे। ठीक है, चलो अभी ये जो, हाँ और एक बात, ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, हम उसको और एक नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन, थोड़ा ये करके लिखते हैं, एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा सर, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? ये एक अरिथमेटिक फॉर्म होता है, ठीक है ना, एक वेल डिफाइंड अरिथमेटिक कलेक्शन होता है, जिस प्रोसेस के लगने से हमको ये पूरा सेक्शन मिलता है अच्छे से। ठीक है, ओके। ये भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोल सकते हो, नहीं तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हो। ठीक है, चलो ये था आपका पहला फर्स्ट कंसेप्ट, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से हमको इसको पूरा अच्छे से आइडिया मिल गया। अभी उसका कुछ एप्लीकेशंस आएगा। ये जो हम पढ़े हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, इसमें कुछ एप्लीकेशंस आए हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। चलो, एप्लीकेशंस क्या है? अच्छा बताओ क्या हो सकता है इसका एप्लीकेशन? किसी को समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशंस क्या हो सकता है? बता देता हूँ। एप्लीकेशंस आपका ये हो सकता है कि एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर में सपोज 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, कोई भी आप एक नंबर ले सकते हो, लेकिन वो नंबर इवन है, ऑड है, कौन सा है, उसी को किस तरह से प्रूव करते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम इस एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में अगर हम उसको एप्लीकेशंस बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरह से आएगा, ये 2q है और ये 2q + 1 है। अगर मैं उसका कंजुगेटिव लिखूंगा तो हम लिख सकते हैं 2q + 2, और भी लिख सकते हैं तो 2q + 3। अच्छा बताओ कि इनमें से इवन कौन है, ऑड कौन है? क्योंकि ये जैसे कि आप जानते हो ये वेरिएबल में है, तो हमको बताने में मुश्किल हो सकता है कि वेरिएबल में हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है। नहीं, इसमें भी और भी ट्रिक है कि हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है। हमको पहले से ही पता है कि छोटे क्लास में से कि जो नंबर 2 के साथ डिवाइड होता है हम उसको इवन कहते हैं, यानी कि डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, जिसका रिमाइंडर में 0 आता है। और जो नंबर रिमाइंडर में कुछ लेफ्ट रखता है, कुछ बचा कुचा कुछ उसमें रिमाइंडर में रहता है, हम उसको ऑड के नाम से जानते हैं। तो इसी वजह से आपको अभी ध्यान में आ गया होगा कि यहाँ पे 2q है, और देखो ये किस फॉर्मेट में, अगर कोई मेमोराइज नहीं कर पा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि a = bq + r। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा उसको टैप करने के लिए ट्राई करो, कंपेयर करो दोनों को, b is 2, q is q, r is 1, यानी कि ये 2q + 0 हो सकता है, बाकी ये तीनों अलग हो सकते हैं। तो इसमें अगर ये मैच होता है तो बाकी ये तो कोई मैच नहीं होता है, ये मैच हो जाता है। तो ये और इसको अगर हम करेंगे तो ये दोनों बहुत अच्छे से 2 के साथ डिवाइड होंगे। देखना चाहते हो तो मैं इसे ओरली बता देता हूँ। 2 के साथ डिवाइड करने से q आता है, इसको करने से 2q + 2 / 2
2 होल ब्रैकेट ले जाओ q+1, तो उसका क्या आया q+1। लेकिन अगर मैं 2q+1 लूंगा, डिवाइड होगा, कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक कर सकते हैं? यहाँ तक बस। यह रहता है, सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हम उसको ओरली कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है, ठीक है ना। और मैं इसी को थोड़ा यूक्लिड डिवीजन के लिए मैं ये जो फॉर्मूला जो कंसेप्ट लगा है मैं उसके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ऐसे ही लॉजिक से बोल दिया। ओरली जिसको हम जानते हो पहले से 2 के साथ डिवाइड होने से और इवन कहते हैं, अगर 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा तो हम उसको और कहते हैं, उस हिसाब से आपको समझाया। और उसका अभी जो समझा है उसका थोड़ा हायर मेथड में जो लगता है यूक्लिड डिवीजन लेमा थोड़ा प्रोसेस करके थियोरिटिकल हम उसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद जो भी है उसका जो भी और पोर्शन बचा रियल नंबर्स का हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।